दोस्तों नमस्कार। बिहार एक ऐसा राज्य है जो अपनी संस्कृति, इतिहास और जीवटता के लिए जाना जाता है, लेकिन इसी बिहार के माथे पर एक ऐसा दाग भी है जिसे जातीय हिंसा के काले अध्याय के रूप में याद किया जाता है। एक ऐसा दौर जब बंदूकें सियासत तय करती थी, एक ऐसा दौर जब गांव-गांव में खूनी संघर्ष आम बात थी। आज हम बिहार के उसी अतीत में झांकेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि रणवीर सेना क्या थी, इसका उदय क्यों हुआ और आज बिहार की राजनीति में इसका कितना असर है। दोस्तों 6 और 11 नवंबर को बिहार के में 2 चरणों में वोटिंग होनी है। राजधानी पटना से लेकर भोजपुर के गांव तक सियासी सरगर्मी तेज है। आज हम उन इलाकों की बात करेंगे जो कभी जातीय हिंसा की आग में जलते थे। गया, आरा और जहानाबाद के वो बासिंदे जिन्होंने उस दौर को जिया है, चाहे वो पीड़ित हो या उस दौर के हिस्से। यह सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं बल्कि इतिहास की एक पड़ताल है जो हमें आज के बिहार को समझने में मदद करेगी। आज की हमारी कहानी शुरू होती है 90 के दशक से। एक ऐसा दशक जहां बंदूक का जवाब बंदूक से देंगे का नारा मध्य बिहार में खूब गूंजा। दोस्तों यह सिर्फ एक नारा नहीं था बल्कि एक कड़वी हकीकत थी जिसे लोगों ने अपनी आंखों से देखा और अपने परिवारों को खोया। आरा के सीनियर जर्नलिस्ट तनवीर उस दौर को याद करते हुए बताते हैं कि 1967 से 70 के बीच भोजपुर में नक्सल आंदोलन चरम पर था। बड़े जमींदार मजदूरों को सही मजदूरी नहीं देते थे और उनका शारीरिक, मानसिक, आर्थिक शोषण भी करते थे। विरोध करने पर उनकी पिटाई तक होती थी। इसी के खिलाफ मजदूर एकजुट होने लगे। उन्हें नक्सली संगठनों का समर्थन मिलना शुरू हो गया। धीरे धीरे ये संघर्ष इतना खूनी हो गया कि भोजपुर के सहार एकवारी में बड़े किसानों की बारंबार हत्याएं ही होने लगी। उनकी संपत्ति जलाई जाने लगी। भोजपुर से निकलकर यह आग जहानाबाद, अरवल और औरंगाबाद तक फैल गई। सोचिए, एक ऐसा समय जब गांव में खून खराबा, हत्याएं और बदले की भावना एक भयावह रूप ले ले। कौन सही था, कौन गलत, ये तय करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि हर तरफ सिर्फ हिंसा की गूंज सुनाई देती थी। उस दौर के भयावह मंजर को समझने के लिए हमें बथानी टोला नरसंहार के एक पीड़ित को भी जानना होगा, उनकी बातें सुननी होगी और वो हमें बताते हैं उस खौफनाक रात के बारे में। पीड़ित के अनुसार करीब 2 बजे थे। रणवीर सेना के 50-60 लोग हथियार लहराते हुए बथानी टोला में घुस आए। उन्होंने गांव में मारकाट मचा दी, आगजनी कर दी। मेरा एक परिवार मारवाड़ी चौधरी के घर में रहता था। रणवीर सेना वालों ने घर में आगजनी कर दी। मेरे बच्चों, परिवार के लोग घबराकर आंगन में इधर उधर भागने लगे। हमला करने वाले मिट्टी की दीवारों को फांदकर आए और झमाझम गोलियां भी बरसाने लगे। मेरे सामने परिवार के मेरे 6 लोग मारे गए। यह बताते बताते पीड़ित की आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा कि 3 महीने की उनकी बेटी को भी काट दिया गया था। वह डरकर भागा और बांध के पीछे छिप गया। 1 किलोमीटर पुलिस की चौकी थी लेकिन कोई बाहर ही नहीं निकला उन्हें बचाने के लिए। दोस्तों यह सिर्फ एक पीड़ित की कहानी नहीं बल्कि उस दौर के हजारों लोगों का भी दर्द है। एक पुलिस चौकी सिर्फ 1 किलोमीटर दूर होने के बावजूद कोई मदद नहीं आई, आगजनी हुई, गोलियां बरसाई गई। यह उस समय की प्रशासनिक निष्क्रियता और कानून व्यवस्था की चरमराती स्थिति का भी एक भयानक उदाहरण है। जैसा कि सीनियर जर्नलिस्ट तनवीर जी ने बताया, नक्सल आंदोलन की शुरुआत जिम्मेदारों और मजदूरों के बीच संघर्ष से हुई, लेकिन हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। सीनियर जर्नलिस्ट रंजन बताते हैं, हर क्रिया का एक प्रतिक्रिया का वो दौर भी था। बिहार में जिस तरह से खून बहाया गया, उन्हीं हालात में रणवीर सेना का भी उदय हुआ। नक्सलियों ने पिछड़े और दबले कुचले लोगों को मोहरा बनाया और उन्हें फ्रंट वॉरियर बना दिया।
इसी माहौल के बीच 1994 में बेलाउर गांव में ब्रह्मेश्वर सिंह मुखिया ने नक्सलियों से मुकाबला करने के लिए रणवीर सेना की स्थापना की। यानी एक तरफ नक्सली आंदोलन था जो कथित तौर पर दबे कुचले लोगों के हक के लिए लड़ रहा था, तो दूसरी तरफ रणवीर सेना थी जिसका मकसद अपने समर्थकों खासकर भूमिहार समुदाय की रक्षा करना था। रणवीर सेना बनाने वालों में वकील चौधरी भी शामिल थे। वो 90 साल के हो चुके हैं, ठीक से बताते हैं चल भी नहीं पाते। उनके लिए वो दौर आज भी एक हकीकत है। जहां एक तरफ रणवीर सेना नरसंहारों के आरोप लगे, वहीं दूसरी तरफ इसके समर्थक इसे सेना नहीं बल्कि पीड़ितों का एक संगठन मानते हैं। गया के मानपुर नरसंहार के गवाह रहे सत्येंद्र शर्मा उस दौर को एक अलग नजरिए से देखते हैं। वो कहते हैं, मैं किसी सेना का हिस्सा नहीं था। रणवीर सेना को मीडिया और विरोधियों ने बदनाम किया। उनकी रणनीति आक्रामक नहीं बल्कि खुद को बचाने की थी। ये कोई सेना नहीं थी, इसे सेना कहकर बदनाम कर दिया गया। सच तो यह है कि यह सिर्फ एक जवाब था, किसी पर हमला करने का अभियान नहीं। सत्येंद्र इस तर्क को भी खारिज करते हैं कि नक्सलियों की लड़ाई सिर्फ जमींदारों के खिलाफ थी। सत्येंद्र आगे भी आरोप लगाते हैं कि नक्सलियों को तब की सरकार का संरक्षण हासिल था। प्रशासन हमेशा निष्क्रिय रहता था क्योंकि उनकी नक्सलियों के साथ मिलीभगत होती थी। तब लालू प्रसाद यादव की सरकार थी, वे नक्सलियों को सपोर्ट कर रहे थे। नहीं तो प्रशासन क्यों नहीं आता इन नरसंहारों और गोलियों और आगजनी के दौरान। सरकार और पुलिस लोगों की जान बचाने में नाकाम रही, तब लोगों ने खुद हथियार उठाने पड़े। दोस्तों, यह एक गंभीर आरोप है, लेकिन यह उस दौर की राजनीति में गहरे बैठे अविश्वास और ध्रुवीकरण को भी दर्शाता है। क्या वाकई सरकार की मिलीभगत थी या सिर्फ अपनी रक्षा में उठाए गए कदमों का एक बचाव था? इन सवालों का जवाब आज भी एक बहस का मुद्दा है। दोस्तों, क्या रणवीर सेना सिर्फ हिंसा तक ही सीमित थी या उसका राजनीतिक प्रभाव भी था? इस सवाल के जवाब में जर्नलिस्ट रंजन कहते हैं, ब्रह्मेश्वर मुखिया में क्षमता था कि वोट ट्रांसफर करवा दें। रामविलास पासवान, लालू यादव और नीतीश कुमार के बाद ब्रह्मेश्वर मुखिया ही एक ऐसे नेता थे जो उस दौर में वोट ट्रांसफर करवाने का मादा रखते थे। ब्रह्मेश्वर मुखिया के साथी रहे वकील चौधरी इस बात की ओर साफ साफ कहते हैं कि हम हमेशा से भूमिहार और स्वर्ण नेताओं के साथ रहे। लालू यादव की सरकार का शुरू से ही विरोध करते रहे। जेडीयू और बीजेपी वाले मदद मांगने आते थे। इनके नेताओं को जिताने में हमने बहुत मदद की उस दौर में। यानी रणवीर सेना सिर्फ एक हथियारबंद संगठन नहीं था, बल्कि बिहार की राजनीति में एक शक्तिशाली प्रभाव रखने वाले लोगों का भी एक बहुत बड़ा समूह था। दोस्तों, उस दौर में राजनीति दो ध्रुवों में बंटी हुई थी। एक तरफ रणवीर सेना के समर्थक थे और जिसका झुकाव बीजेपी और जेडीयू की ओर था। दूसरी तरफ दलित पिछड़े वर्ग का एक बड़ा हिस्सा लालू प्रसाद की आरजेडी के साथ खड़ा था। यह जातीय ध्रुवीकरण ही उस समय की बिहार की राजनीति का आधार था और आज भी प्रासंगिक है। बिहार सरकार ने जुलाई 95 में रणवीर सेना पर प्रतिबंध लगा दिया। 2005 में नीतीश कुमार की सरकार आने के बाद बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति सुधरने लगी, नक्सल आंदोलन कमजोर पड़ने लगा। इस बारे में रंजन बताते हैं कि 2005 के बाद रणवीर सेना का कोई इतिहास आपको नहीं मिलेगा। सेना का मकसद पूरा होने लगा तो उसकी प्रासंगिकता ही खत्म होने लगी। लेकिन रणवीर सेना के खात्मे की बड़ी और दर्दनाक घटना थी 1 जून 2012 को ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या। दिन दहाड़े इस घटना ने एक बार फिर पूरे बिहार को हिला दिया। पूर्व डीजीपी अभ्यानंद कहते हैं, ब्रह्मेश्वर मुखिया की शव यात्रा में हालात संभालने के दौरान किसी नेता का मेरे पास फोन ही नहीं आया था। मुखिया की हत्या के साथ ही रणवीर सेना भी लगभग खत्म हो गई। उसका पूरा संगठन बिखर चुका था। एक ऐसे व्यक्ति की हत्या जिसे एक दौर में हजारों लोग अपना नेता मानते थे, अपना सर्वे सर्वा मानते थे, लेकिन उनके जाने के बाद रणवीर सेना के अध्याय का अंत हो गया। पर क्या वाकई सब कुछ खत्म हो गया था? आइए जानते हैं।
परमेश्वर मुखिया के पोते चंदन सिंह अब राजनीति में हैं। उन्होंने भारतीय रणवीर पार्टी बनाई है जो शाहाबाद में एक्टिव है। चंदन सिंह ने 2025 के विधानसभा चुनाव में 65 सीटों पर चुनाव लड़ने का भी ऐलान किया है। रणवीर सेना की शुरुआत पर चंदन सिंह कहते हैं, सहार ब्लॉक में एक गांव है अकवारी। 90 के दशक में वहां नक्सलियों का सबसे ज्यादा प्रभाव था। उन्होंने वहां सामंतों के खिलाफ विद्रोह की मुहिम चला रखी थी। सामंत कोई था ही नहीं, 5-10 बीघा वाले किसान थे। नक्सली उनकी जमीनों पर झंडा गाड़ने लगे और कहने लगे, अब आप यहाँ खेती नहीं करोगे। इसका सबसे ज्यादा असर भूमिहार ब्राह्मण और राजपूतों पर हुआ। उनकी जाति पूछकर गर्दन काट दी जाती थी। गांव में भयावह स्थिति थी। लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे थे। हमारे सामने सिर्फ 2 ही रास्ते बचे थे, या तो भाग जाओ या लड़ना शुरू करो। अपने सम्मान और जमीन की रक्षा के लिए किसी न किसी को तो आगे आना ही था, इसलिए रणवीर सेना आगे आई। दोस्तों, ये वही कहानी है जो सत्येंद्र ने बताई थी, आत्मरक्षा और सम्मान की लड़ाई। आगे चंदन सिंह कहते हैं कि नक्सलियों को भगाने के बाद हमारा अगला टारगेट था उन्हें संरक्षण देने वाली सरकार को बदलना। उस समय हम इतने प्रभावशाली थे कि हमारा एक संदेश ही काफी था कि वोट किसे देना है, किसे नहीं। यही वजह रही कि लालू प्रसाद 2005 में सत्ता से बाहर हो गए। रणवीर सेना कभी जातिवादी नहीं रही। हम तो नक्सल मूवमेंट से लड़ रहे थे। ये उस वक्त की जरूरत थी। जो आज सरकार में है वो रात के अंधेरे में हम उन्हें बहुत प्रिय थे। पूरी 243 सीटों पर रणवीर सेना की पकड़ थी। तब के सभी सांसद मुखिया जी से आशीर्वाद लेते थे। चंदन सिंह के इन बयानों से पता चलता है कि रणवीर सेना के समर्थक आज भी उन्हें एक शक्ति के रूप में देखते हैं, जिसने उस दौर की राजनीति को बहुत प्रभावित किया। लेकिन क्या आज भी ये समीकरण उतने ही प्रभावशाली हैं? परमेश्वर मुखिया के गांव बेलाउर में रहने वाले अवधेश सिंह कहते हैं, एक वक्त था जब माना जाता था कि स्वर्ण एक पार्टी की तरफ है। ये पार्टी थी बीजेपी। आज हालात बदल रहे हैं। समाज के प्रभावी लोगों में अलग अलग विचार हैं। सभी अपने अपने तरीके से फैसले लेते हैं। यह स्वाभाविक बदलाव है, समय का बदलाव है जो समय समय के साथ हो रहा है। यह बिहार के भी बदलते राजनीतिक सामाजिक परिदृश्य को भी दर्शाता है। अब वोट बैंक सिर्फ जाति के आधार पर नहीं बटा, बल्कि व्यक्तिगत पसंद और मुद्दों के आधार पर लोग निर्णय ले रहे हैं। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल, रणवीर सेना के खत्म होने के बाद भूमिहार वोट बैंक जो बिहार की लगभग 50 से 60 विधानसभा सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाता था, क्या बिखर गया? परमेश्वर मुखिया के गांव बेलाउर में राम बिहारी सिंह इसका जवाब एक लाइन में देते हैं, भूमिहार बीजेपी के साथ है। यह माना भी जाता है कि भूमिहार एनडीए खासकर बीजेपी के साथ हैं। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह इसी कम्युनिटी से हैं। देश की आज़ादी के बाद से भूमिहारों का बिहार की राजनीति में हमेशा से दबदबा रहा है। बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर कृष्ण सिंह उर्फ श्री बाबू भूमिहार कम्युनिटी से ही थे। लेकिन 90 में मंडल आयोग की सिफारिशें लागू होने के साथ ही बिहार की राजनीति भी बदल गई। लालू प्रसाद यादव के उभार और भूरा बाल यानी भूमिहार राजपूत ब्राह्मण लाला भूरा बाल हटाओ की राजनीति ने भूमिहारों को सत्ता से लगभग बेदखल ही कर दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव में भूमिहार कम्युनिटी से 3 सांसद चुने गए थे। सीनियर जर्नलिस्ट नारायणा बताते हैं, भूमिहार समुदाय दोराहे पर खड़ा है। एक और ईडब्ल्यूएस आरक्षण, भूमि रिकॉर्ड की समस्याएं और सामान्य नेता की कमी। दूसरी ओर युवा पीढ़ी जातिगत गौरव से आगे बढ़कर रोजगार, शिक्षा और विकास जैसे मुद्दों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रही है। 2023 के जातिगत सर्वेक्षण और आंकड़ों के से यह पता चला है कि करीब 28% भूमिहार परिवार गरीब हैं। ये सवर्णों में सबसे ज्यादा हैं। इन आंकड़ों ने हमेशा से बनी अमीर होने की भूमिहारों की छवि को ही तोड़ कर रख दिया। भूमिहारों को बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है। हालांकि तेजस्वी यादव अपने पिता लालू यादव की राजनीति से अलग भूमिहारों को अपनी ओर खींच रहे हैं।
और इसका जीता जाता उदाहरण है सूरजभान सिंह, जो कभी भी आरजेडी में अपने परिवार के साथ शामिल हो सकते हैं। जेडीयू लल्लन सिंह और कांग्रेस अखिलेश प्रसाद सिंह के जरिए इस समुदाय पर अपनी पकड़ बनाए रखना चाहती है। यानी बिहार की राजनीति में कोई भी समुदाय अब एक मुश्त किसी एक पार्टी के साथ नहीं है। यह बिहार की बदलती राजनीतिक सोच और उनकी परिपक्वता को भी दर्शाता है। बिहार ने एक बहुत लंबा सफर तय किया है दोस्तों। जातीय हिंसा के उस काले अध्याय से लेके आज के चुनावी मैदान तक बहुत कुछ बदल गया है। रणवीर सेना जैसे संगठनों का उदय और अंत बिहार की एक कड़वी सच्चाई को दर्शाता है। आज भी उस दौर के घाव पूरी तरह नहीं भरे हैं, लेकिन नई पीढ़ी, नए नेता और बदलते सामाजिक समीकरण एक नए बिहार की तस्वीर पेश कर रहे हैं। आज बिहार में एक नई पार्टी जन सुराज आई है, जो विकास के मुद्दों पर बात करना चाहती है, न कि जातीय मुद्दों पर। क्या जातीय समीकरण आज भी उतने ही मायने रखते हैं या विकास, रोजगार और शिक्षा जैसे मुद्दे हावी हो रहे हैं? ये तो आने वाले चुनाव परिणाम ही बताएंगे दोस्तों। लेकिन एक बात तो साफ है, बिहार की राजनीति अब सिर्फ बंदूक से नहीं बल्कि बैलेट बॉक्स से तय होती है, ईवीएम से तय होती है, और यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत है। आपको हमारी यह पड़ताल कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप बिहार की राजनीति और इतिहास के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें अगली वीडियो के लिए। धन्यवाद।